हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन बताऊंगा और ये क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड लिए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहिए और साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अम्ल वह पदार्थ है जो। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कि अम्ल के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन देता है। मैं आपको बता दूं कि अम्ल के बारे में 3 सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला सिद्धांत है आरहेनियस का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। दूसरा सिद्धांत है ब्रोंस्टेड और लोरी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। क्या? जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। और तीसरा सिद्धांत है लीविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये 3 सिद्धांत अम्ल के बारे में प्रचलित हैं। तो इन तीनों में से जो ब्रोंस्टेड और लोरी का सिद्धांत है, प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो इसके अनुसार इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन देता है। नेक्स्ट है, भस्म वह पदार्थ है जो। तो इसके भी आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि भस्म के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन ग्रहण करता है। जैसे अम्ल के 3 सिद्धांत थे उसी प्रकार भस्म के भी 3 सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत है आरहेनियस का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भस्म वे पदार्थ है जो जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH- आयन प्रदान करता है। दूसरा सिद्धांत है ब्रोंस्टेड और लोरी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। अम्ल में तो था प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है और भस्म में होगा प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। और तीसरा सिद्धांत है लीविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन के एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है। भस्म में इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है, जबकि अम्ल में इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो इन तीनों सिद्धांत के अनुसार इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्योंकि ब्रोंस्टेड और लोरी का सिद्धांत है कि भस्म वे पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि जब अम्ल और भस्मों की अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप कौन से पदार्थ बनते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लवण। आपको बता दूं कि जब अम्ल और भस्मों की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो इसमें से लवण और जल में से यहाँ पे दे रखा है लवण, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है। यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब यह है कि जब अम्ल और भस्म आपस में संयोग करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, तो अम्ल के प्रभाव को भस्म खत्म कर देता है और भस्म के प्रभाव को अम्ल खत्म कर देता है। तो इस प्रकार यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लवण और जल। नेक्स्ट है, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जब अम्ल और भस्म का परीक्षण करना होता है कि ये अम्ल है या भस्म, तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं।
तो इसका उत्तर जाएगा लिटसम पत्थर का। जो लिटमस पत्थर होता है इसका उपयोग अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। तो यह गुण होता है अम्ल का। जो नीला लिटमस होता है उसको अम्ल लाल रंग का कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लाल लिटमस पत्थर को नीला कौन कर देता है। तो लाल लिटमस पत्थर को नीला करने का गुण होता है भस्म के पास से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। दोस्तों भस्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और एक जल में अघुलनशील। जो जल में घुलनशील भस्म होते हैं उसको सार कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दे रखा है सार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी है सार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यह भी ऑप्शन सही है। और ऑप्शन सी है सभी सार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म सार नहीं होते हैं। तो यह ऑप्शन भी सही है। आपको इस ऑप्शन के बारे में ध्यान रखना है कि सभी सार भस्म होते हैं लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि सभी भस्म सार हो। तो यह ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो अम्ल का यह गुण होता है कि जब यह जल में घुलता है तो यह H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भस्मों का स्वाद कैसा होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खारा। आपके सामने ऑप्शन में या तो खारा आएगा या कड़वा आएगा या तीखा आएगा। तो ये तीनों एक ही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भस्मों का स्वाद खारा होता है, कड़वा होता है या तीखा होता है। तो आपके सामने तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। और जो अम्ल का स्वाद होता है वो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। तो ऑप्शन में जो दे रखा है बी अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट है, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है। तो भस्मों के जलीय घोल में हाइड्रोक्सिल आयन होता है। जो OH- आयन होता है वो भस्मों के जलीय घोल में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, pH मान का निर्धारण किसने किया था। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो pH मान होता है, जो अम्ल या सार को मापने का जो स्केल होता है उसको pH स्केल कहते हैं। उसका निर्धारण किया था सोरेनसन ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है। तो जो pH स्केल होता है उसमें 0 से 14 तक की गिनती लिखी हुई होती है और बीच में होता है 7। तो 0 से लेके 6.9 तक, 0 से लेके 6.9 तक का मान तो होता है अम्लीय और 7.1 से लेकर 14 तक के बीच का मान होता है क्षारीय। और जो 7 होता है उसको उदासीन कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है। तो अम्लीय घोल का pH मान होता है 7 से कम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्षारीय घोल का pH मान कितना होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 0 से लेके 14 तक की गिनती लिखी हुई होती है और बीच में होता है 7। 7 से पहले का मान होता है अम्लीय और 7 से बाद का मान होता है क्षारीय। तो क्षारीय घोल का pH मान होता है 7 से अधिक। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उदासीन घोल का pH मान कितना होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि उदासीन घोल का pH मान एकदम बीच में होता है और बीच का मान होता है 7। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रक्त का pH मान कितना होता है। जो रक्त होता है उसका pH मान होता है 7.4। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। और 7.4 pH है। तो मैंने आपको बताया था कि जो pH स्केल होता है उसमें 0 से 14 तक की गिनती लिखी हुई होती है और बीच में होता है 7।
7 से पहले का मान तो होता है अम्लीय और 7 से 14 तक के बीच का मान होता है क्षारीय। तो रक्त का पीएच मान है 7.4 यानी कि 7 से अधिक है तो रक्त एक क्षारीय होता है। तो आपको ध्यान रखना है रक्त एक क्षारीय द्रव्य होता है। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दूध का पीएच मान 6.4 होता है तो इसका मान 7 से कम है। तो 7 से कम होने पर वह अम्लीय होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दूध अम्लीय होता है। नेक्स्ट है जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं। लवण जो H+ आयन या OH- आयन से मुक्त रहते हैं यानी कि जिनमें H+ आयन और OH- आयन नहीं रहता है उनको कौन से लवण कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा सामान्य लवण। सामान्य लवण में H+ आयन और OH- आयन नहीं रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो लवण H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन से और OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त होते हैं उनको सामान्य लवण कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है Na2SO4, ऑप्शन बी में दे रखा है NaHSO4, ऑप्शन सी में दे रखा है Na3PO4 और ऑप्शन डी में दे रखा है CaSO4। तो इनमें से H+ या OH- आयन किस में है। तो ऑप्शन बी में दे रखा है NaHSO4, इनमें H+ आयन है। जबकि सामान्य लवण में H+ आयन या OH- आयन नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaHSO4। यहाँ पे आपको सामान्य लवण नहीं है पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो इसका उत्तर होगा डेवी ने। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है यह सर्वप्रथम डेवी ने कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 और जो 7 जिसका पीएच मान होता है वह एक उदासीन विलयन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध जल एक उदासीन विलयन होता है। नेक्स्ट है ताज़े दूध का पीएच 6 है जब यह खट्टा हो जाता है तो इसका पीएच मान कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि दूध का पीएच वैसे तो 6.4 होता है लेकिन यहाँ पे पीएच मान 6 मान लिया है। जब यह खट्टा हो जाता है तो इसका पीएच मान कितना होगा। तो इसको आप इस प्रकार समझिए कि जो पीएच स्केल होता है उसमें 0 से 14 तक की गिनती होती है और बीच में होता है 7। तो जिस विलयन का पीएच मान 0 होता है वह प्रबल अम्लीय होता है और 0 से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसकी अम्लीयता घटती जाती है। 0 से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अम्लीयता घटती जाती है और जैसे जैसे 7 से नीचे आते हैं उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे दे रखा है कि खट्टा हो जाता है तो खट्टा होने का गुण एक अम्ल का गुण है। तो इसका मतलब यह है कि इसका पीएच मान 6 से कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे दे रखा है कि खट्टा हो जाता है। खट्टा होने का मतलब यह है कि उसकी अम्लता में प्रबलता आएगी यानी कि उसके अम्लीयता के मान में वृद्धि होगी। और अम्लीयता के मान में वृद्धि कब होती है जब पीएच का मान 7 से नीचे आता है। तो पहले तो दे रखा है दूध का पीएच मान 6 और 6 से जब कम मान होगा तो वह खट्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो धान का खेरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। जस्ता को हम जिंक भी कहते हैं और जिंक का जो प्रतीक होता है वो होता है Zn। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज का आपका सवाल है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं
आपको इनमें से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपके 25 में से कितने सवाल सही हुए हैं यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।